हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एचएससी टेस्ट फॉर इंग्लिश। एंड आप सभी का सीबीएल चेतन भारत लर्निंग्स में स्वागत है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्यों इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है हर उस स्टूडेंट के लिए, हर उस छात्र के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है एचएससी के लिए, है ना। तो अब ये हरियाणा का जो एग्ज़ाम है, स्पेशली इसका इंग्लिश का जो पोर्शन है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये डाउट है, उनका ये मानना है कि हम कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस को और क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एंटायर यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को, हर एक पॉइंट को आप नोट करिएगा। मैं आपको इत्मीनान से समझाऊंगा एक एक बात कि आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें अपनानी होंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होंगी, कहाँ कहाँ से आप वो मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ग्रामेटिकली आप अपने आप को कैसे साउंड बनाएंगे, इन सारी चीज़ों की बात हम यहाँ पे करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है। द first question which is on screen, you can read over there, that is make a précis of the following reducing to its one third of its length and assign a suitable title. Now first of all, सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए, the first thing we should know is कि précis writing होता क्या है। Most of the students all around, like I would say India, are struggling to understand the basic meaning of précis writing। बच्चों, प्रेसी जो ये वर्ड है, आप ध्यान रखना हमेशा के लिए, इसका मतलब होता है शॉर्ट करना, कंसाइज। इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंसाइज, इसका मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त फॉर्म बनाना। मतलब अच्छा, आपके मन में शायद आया होगा कि इसकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड टू कंसाइज, क्यों हमें करना है, हमें क्यों करना चाहिए किसी चीज को इन शॉर्ट, है ना। तो मैं आपको आज ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताता हूँ। एक इंग्लिश में एक वर्ड था, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पूछा, लैकोनिक वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का जो लेंथ है, जो उस चीज की, मतलब जैसे मान लो कंटेंट है आपका, एक पैराग्राफ है, वो मान लीजिए कि 500 वर्ड्स का है। तो अब किसी ऑफिसर के सामने आप वो लेके जाओगे 500 वर्ड। आप बात समझना, लाइक यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू आर वर्किंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, आप किसी जगह काम कर रहे हैं और वहां पर वो 500 वर्ड्स का आप पैसेज लेकर गए हैं, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है या इंफॉर्मेशन है आपके स्टेट से रिलेटेड। इज इट लाइक जेन्युइनली पॉसिबल कि वो 500 वर्ड वहां पर बंदा रीड करेगा? ऑब्वियसली नहीं, आई वुड से। तो आपके पास रास्ता क्या है, उसको शॉर्ट बनाओ, लैकोनिक फॉर्म में लेकर जाओ, अपीलिंग बनाओ, पर कुछ बातों का ध्यान रखो जो आपको नहीं करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नोट डाउन द पॉइंट्स। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा यहां पर कि प्रेसी राइटिंग लिखने के की रूल्स क्या होते हैं। देखो मैं आपके सामने लिखता हूं, यहां पर कुछ बेसिक रूल्स हैं। देयर आर रूल्स विच यू शुड रिमेंबर। सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट रूल सेज आपको वर्ड्स काउंट करने हैं। अब आप बोलोगे सर मतलब वाई वी शुड काउंट द वर्ड, इसमें टाइम नहीं जाएगा हमारा? जाएगा। आप इसको जब प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपका ये चीज जल्दी हो जाएगा। शुरू में आपको लगेगा कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, आप बोल रहे हैं कि वर्ड्स काउंट करने पड़ेंगे। मैं आपको सिंपल बताता हूं, आप पहली लाइन लिखी है फॉर एग्जाम्पल, इसके वर्ड्स काउंट करो। जो लास्ट सेंटेंस है वहां तक आप, जैसे मान लीजिए आपने शुरू करा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फॉर एग्जाम्पल ये 13 है, ठीक है। आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें कि इसमें टोटल कितने हैं, तो यहां तक है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 486 वर्ड्स। अच्छा, अब एक चीज और आपको बता देता हूं कि अगर यहां पर उन्होंने लिखा, अब एग्जाम में अगर आपको लिखकर आ गया कि सर वहां पर एग्जाम में 486 वर्ड्स लिखे हुए थे, तो क्या हम डायरेक्टली उसका 1/3 कर सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ कर सकते हो, ठीक है। तो आप करने की कोशिश करो। इसको देखो, आपने करा 3 1 3, ठीक है, 3 6 18 और 3 2 6, ठीक है। तो आप लगभग क्या मान के चल रहे हो, 162 वर्ड्स में आपको ये 486 पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करने हैं। आपको अंदाजा लग गया? तो आपको वर्ड्स काउंट इसलिए करने को बोल रहा था, अगर वहां पर नहीं लिखा है कि अंदाजे से कितने वर्ड्स हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ही आप वर्ड्स और टोटल लाइंस काउंट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके एक एवरेज नंबर लिख लेगा, उस नंबर को आप डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? डिवाइड बाय 3।
ठीक है, ये चीज आपको यहां पर समझ में आ गई होगी कि हम इसको डिवाइड क्यों करते हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। अब सबसे पहला काम आपने कर लिया, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको करना है दैट इज सूटेबल टाइटल आपको चाहिए ही चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए कि आपका जो दूसरा पॉइंट है वो टाइटल चाहिए। अभी कैसे आएगा टाइटल, क्या टाइटल होना चाहिए वो सब मैं आपको भी बताऊंगा, बट पहले आप पॉइंटर्स नोट कर लो। तो सूटेबल टाइटल आपको कैसे करना है, आपको रीड करना पड़ता है। अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनका जवाब दूंगा, थोड़ा सा सुनते चलो मुझे कि क्या क्या पॉइंट है। अब आपका चाहिए कि जो इंट्रिंसिक सेंस है, इंट्रिंसिक सेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। ये भूलना मत बच्चों कि जो इंट्रिंसिक सेंस है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इंट्रिंसिक सेंस को कभी चेंज नहीं किया जाता। व्हाट इज इंट्रिंसिक सेंस सर, होता क्या है इंट्रिंसिक सेंस? इंट्रिंसिक सेंस होता है जो पैसेज का मीनिंग है, जो उसका वॉट एवर मीन्स, कहते हैं ना कि वॉट एवर मीन्स इट वॉट एवर इट मीन्स यू शुड नेवर चेंज। जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ है 500 वर्ड्स का, उसमें लिखा हुआ है कि आपको स्टेट डेवलपमेंट के लिए जो इरिगेशन प्रोसेस है उसको बड़ा अच्छे से मैनेज करना है, पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए, पानी का सरप्लस यूज करके वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए पानी की सप्लाई है वो रुकनी भी नहीं चाहिए, और इरिगेशन का यूज करके बेटर से बेटर मतलब बेस्ट तरीके से यूज करके आपको डेवलपमेंट लाना है स्टेट में। फॉर एग्जांपल, तो आपने मीनिंग ही चेंज कर दिया, बारिश होगी वहां से पानी लाएंगे, उनके लिए पानी लेके जाएंगे, मतलब वॉट एवर यू आर राइटिंग, लाइक समथिंग यू आर राइटिंग बस जस्ट बाय ओन कि आपको लिखना है, ये सेंस नहीं होना चाहिए। उससे मीनिंग भी चेंज होता है और आलतू फालतू वर्ड्स ऐड करके आपका प्रेसी राइटिंग भी कंसाइज नहीं हो पाता, जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये पॉइंटर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद ट्राई टू यूज, ये अगला पॉइंट है, ट्राई टू यूज as many words as possible of your own। इसका क्या मतलब है कि जितना हो सके अपने खुद के शब्द यूज करने की कोशिश करो, जितना हो सके अपने खुद के शब्द यूज करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपको कॉपी करता हुआ नहीं पाएगा राइटर, या जो एग्जामिनर है आपका कॉपी चेक कर रहा है, ही विल नॉट फाइंड कि बच्चे ने सिर्फ उठाकर सारा कॉपी कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कई बार इग्नोर कर देते हैं, इस बात को ध्यान नहीं देते। जो फोर्थ पॉइंट है जो मैं आपको स्पेशली यहां पर बताने जा रहा हूं, जो आपको अवॉइड करना है, विच इज सो कॉल्ड रेपिटिशन। रेपिटिशन आपको अवॉइड करनी होगी। रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार कुछ हम लोग कनेक्टर्स यूज करने लग जाते हैं। आपको कनेक्टर्स बता दूं, जैसे कंजंक्शंस हैं, कुछ स्पेशल कंजंक्शंस हैं, कुछ स्पेशल प्रेपोजिशंस हैं। बच्चे देखता हूं कि वो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। कुछ स्पेशल प्रोनाउंस होते हैं, है ना, उनका इस्तेमाल बहुत बार बार करके आई यू दे करके इस तरह के प्रोनाउंस यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा कंजंक्शंस में बार बार एंड यूज़ करते हैं, दैट, सो। कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जो स्पेशली बच्चे ज़्यादा लगाते हैं, बट, आई थिंक, बट यू शुड डू दैट। इस तरीके से आपको कोशिश करना है, अवॉइड करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंपल सेंटेंसेस का फ्रेम करके जो आपकी बात है, जो पैसेज में जो लिखा हुआ है वो कन्वे हो जाए, कुछ ऐसा ट्राई करना है। इज दैट क्लियर? तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए। अब मैं इसको रब करता हूँ, आगे ले चलता हूँ आपको। जो 5th पॉइंटर है वो ये है कि द एंडिंग शुड इंक्लूड, जब आप एंडिंग करोगे प्रेसी राइटिंग की, इट शुड इंक्लूड द एंटायर सेंस, एंटायर मैसेज। यहां पर मैं स्पेशली लिख रहा हूं ये बात, जिससे आप इसको ना भूलो। जो 5th पॉइंटर है प्रेसी राइटिंग का बच्चों, वो ये होता है, कई बार हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, अब उसका जो हमें मैसेज कन्वे करना था वो तो रह गया। भाई सर ने बता दिया कि आपको इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं चेंज करना है, सर ने बता दिया टाइटल देना है, सर ने बता दिया रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करना है, सर ने बता दिया यूज एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल ऑफ योर ओन, ये भी बता दिया सर। तो अगर ऐसा तो नहीं है कि हम पता लगा कि प्रेसी राइटिंग हम जो 500 वर्ड्स लेकर के हमें किसी ऑफिसर के पास जाना था लिख करके, ऑब्वियसली जो हमारा काम है उसमें ऐसा तो नहीं मैसेज ही कन्वे ना हुआ हो, इरिगेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, वो बात ही ना आई हो, कन्वे ही ना हुई हो। भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, आपके मार्क्स कट जाएंगे और ये बहुत ही गलत मैसेज जाएगा कि बच्चे को प्रेसी राइटिंग नहीं आती है। तो अवॉइड डूइंग दैट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि आपको प्रेसी सॉल्व करते समय ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इज दैट क्लियर?
तो अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा एक अंदाजा लग गया हमें। यहाँ पर देखो, मैं आपको ऑब्वियसली थोड़ा जो डिटेल्ड मतलब एनालिसिस होता है कि प्रेसी राइटिंग और कैसे लिख कर दिखाएं, इसके लिए इसके रिगार्डिंग मैंने स्पेशली कुछ और भी आपके लिए वीडियोस स्पेशली डिजाइन किए हैं, जो आपको मिलेंगे ऑब्वियसली ऑनलाइन, आपको मिलेंगे चैनल पे। साथ ही साथ आप याद रखना कि वो वीडियोस से आपको ये हेल्प मिलेगी, अच्छा तो इस तरीके से प्रेसी लिखी जाती है। मैं आपको आई अश्योर यू कि आपको जब वीडियोस मिलेंगी तो आप उनमें चेक करना कि कैसे प्रेसी राइटिंग लिखी जाती है। आज तो हम यहाँ पर मेथड समझ रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं, पर आपको मैं ये जरूर 100% पहुंचा दूंगा कि प्रेसी राइटिंग लिख कर दिखाओ एक बार कैसे लिखी जाती है। तो यहां से शुरू कर लेते हैं। एक बार देखो, इफ वी विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी, दे आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। इफ वी, अगर हम चाहते हैं डेमोक्रेसी बनी रहे, नॉट नियरली इन फॉर्म बट ऑल्सो इन फैक्ट, खाली फॉर्म नहीं मतलब किताबों में नहीं, वो फैक्चुअली भी होनी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? ये ऑथर की, अच्छा एक बात याद रखना, ये ऑथर्स की लाइन है, आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता है। प्रेसी राइटिंग में आपका ओपिनियन मैटर, आई रिपीट, ये बहुत बड़ी बात है। योर पर्सनल ओपिनियन, योर पर्सनल ओपिनियन डज नॉट मैटर। आप बोलोगे हैं सीरियसली हमारा पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता? भाई बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप अपना पर्सनल जो ओपिनियन है ना, उसको ऐसे मोड़ करके अच्छे से फोल्ड कर लीजिए जिससे उसमें सिलवट ना पड़े और जेब में रख लो। आपके मैटर, आपके ओपिनियन की जरूरत नहीं है। जो लिखा है वो, प्रेसी राइटिंग का मतलब ही यही है कि आपको अपना कुछ नहीं लिखना, उधर अपने शब्दों में आपको बयां करना है, मीनिंग नहीं चेंज करना है। ठीक है? आपके मन में आया नहीं नहीं नहीं, इतने सरकास्टिक कैसे हो सकते हो? अरे भाई हो सकते हो। उनको आपका ओपिनियन नहीं जानना, आपका ओपिनियन जानना, आप टीवी डिबेट में जाइए। द फर्स्ट थिंग in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives। देखो कितने प्यारे तरीके से उन्होंने sarcastic वे में यूज किया है। ये कह रहे हैं कि we must do to hold fast, फास्टिंग जो होती है, जो आपने सुना होगा धरना प्रदर्शन होता है जहां पर लोग खाना खाना बंद कर देते हैं, कहते हैं हमारे नेता को रिहा करो, इस तरह की बातें जो होती हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, कहते हैं सबसे पहले अगर आपको डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है, डेमोक्रेसी चाहिए इन दिस सोसाइटी, इन दिस स्टेट, सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, वी मस्ट डू इज टू होल्ड फास्ट to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि we must abandon the bloody method of revolution। sarcastic हो रहे हैं, अभी मत बोला चेप हो रहे हैं, ये भाई sarcastic हो रहे हैं, ये sarcasm का यूज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें त्याग देने चाहिए the bloody methods of revolution, है ना। अब मैं यहाँ पर ज्यादा नाम नहीं लूंगा डिटेल में जाकर कि ऐसा कि रविश कुमार बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये चाहते हैं, ये इनके पैसेज के अकॉर्डिंग इनकी टोन ये है कि ये चाहते हैं कि जो पुराने मेथड्स हैं रेवोल्यूशन के, बदलाव के, जो पुराने बहुत बड़े बड़े लीडर्स लाए हैं देश में, अबैंडन देम। सरकास्टिक हो रहे हैं, ये उल्टा बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इट मीन्स दैट वी मस्ट अबैंडन द मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबको पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं वो अबैंडन कर दो, अबैंडन मतलब त्याग। कह रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह, जो कि फेमस है, हिस्ट्री बुक्स में हमने पढ़े हैं, ये सरकास्टिक होकर बोल रहे हैं इनको त्याग देना चाहिए। When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods। कह रहे हैं जब ये सब कुछ नहीं था, तरीके संवैधानिक रूप से सारे काम नहीं होते थे, तब सबसे बढ़िया जस्टिस का तरीका क्या होता था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, गैर कानूनी तरीके से जस्टिस दिलाया जाता था। समझ रहे हो कितना सरकास्टिक हो रहे हैं? तो ये यही कहना चाह रहे हैं, ये पैसेज की टोन होती है बच्चों। और आपको मैं यहां पर पढ़ के इसलिए स्पेशली बता रहा हूं कि आप ये जानो कि देखो इस तरीके से होता है जब ऑथर लिख रहा है कुछ, तो उसके अंदर की भाव, उसके अंदर का भाव इतना निकल रहा है। कहते हैं ये खुशी है, अंदर से निकल रही है। तो अब हमें दिख रही है यहां पर कि दीज मेथड्स आर नथिंग बट व्हाट? ग्रामर। दीज मेथड्स आर नथिंग बट ग्रामर ऑफ एनार्की। ये ग्रामर ऑफ एनार्की क्या है? अरे भाई एनार्की मतलब क्योस, दंगा, फसाड। और ये क्या है? उसका व्याकरण है। व्याकरण मतलब विवरण, डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे, उनके बारे में बताया, उनकी डिटेल लिखी है, वही। एंड द सूनर दे आर अबैंडन्ड द बेटर फॉर अस। दीज मेथड्स आर नथिंग बट द ग्रामर ऑफ एनार्की एंड सूनर दे आर अबैंडन्ड बेटर फॉर अस। तो कह रहे हैं जितनी जल्दी ये खत्म हो जाए उतना बेटर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोले, अगर डेमोक्रेसी, हाउ टू मेंटेन डेमोक्रेसी इन फैक्ट, या democracy at the verge of altar,
इनके सरकास्टिक होने के साथ साथ आप अपना टाइटल यहाँ डिसाइड कर सकते हो। अच्छा मतलब डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो रही है, कुछ ये पॉइंट यहाँ पर निकलता दिखाई दे रहा है। आपको अंदाजा लग रहा है कि मतलब क्या ये बेसिकली बता रहे हैं? ये बताइए इस तरह से। अब आगे देखते हैं। द सेकेंड थिंग वी मस्ट डू इज टू ऑब्जर्व द कॉशन। जब आगे बढ़ेंगे, प्रेसी राइटिंग अब चूंकि इतनी इंटरेस्टिंग है, ये आपको पैसेज पढ़ के पता लग गया होगा कि देखो सर इतना ज्यादा सरकास्टिक वे में कौन लिखता है, ये लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। मैं बताता हूं आपको। विच जॉन स्टुअर्ट मिल हैज गिवन टू ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। देखो इस लाइन का मतलब आपको, देखो इतने लाइन बाय लाइन कोई जल्दी पढ़ के नहीं बताएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक अंदाजा लग जाए, अच्छा प्रेसी राइटिंग इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, हमें करनी चाहिए, इन फ्यूचर हम करेंगे। द सेकेंड थिंग वी मस्ट डू टू observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in maintenance of democracy। दूसरी चीज हमें क्या करनी चाहिए, जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने हमें बताया है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इंटरेस्टेड है कि भाई हमें डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए सोसाइटी में, स्टेट में, तो वो हमें करना चाहिए। अब वो क्या है, वो आगे देखो यहां पर लिखा हुआ है। नेमली क्या, नॉट टू ले देयर लिबर्टीज एट द फीट ऑफ इवन अ ग्रेट मैन। जो जॉन, अब यहाँ पे दूसरी सरकास्टिक वे से थोड़ा टोन चेंज करके क्या बोल रहे हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि आपकी जो आज़ादी है, आपकी जो आज़ादी है उसको आप किसी के पांव के तले जाके मत रख दो, भले ही वो इंसान क्या हो, कोई महान व्यक्ति ही क्यों ना हो, पर उसके कदमों तले ना बिछा दो अपनी आज़ादी। और टू ट्रस्ट हिम विद पावर्स विच इनेबल हिम टू सबवर्ट देयर इंस्टीट्यूशन। ये थोड़े से जो लेखक हैं ये लेफ्टिस्ट मालूम देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मेरे विचार नहीं है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है यहाँ पर, मैं आपको कोई चीज की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ये पैसेज लिखा गया है। और पैसेज का जो आधार है, आधार मतलब जो पैसेज में लिखा है, जो महानुभाव ऑथर जो भी हैं जिन्होंने ये लाइन लिखी है, तो उनके भाव प्रकट हो रहे हैं, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो समझने की कोशिश करनी है यहाँ पर, आपको भी अपना दिमाग नहीं लगाना, मुझे भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लिखा है उसको समझना है। ये कह रहे हैं कि उसको मतलब केवल जो है आप उस नेता को, उस महान व्यक्ति को, महान व्यक्ति है ऑब्वियसली मान रहे हैं, देखो यहाँ पर बोल रहे इवन अ ग्रेट मैन, इवन अ ग्रेट मैन भी अगर है तो उसके सामने अपनी आज़ादी मत रख दो उसके कदमों पे, और उसको या ना कि उसको इतना ट्रस्ट कर लो विद पावर विच इनेबल हिम, उसको इतनी ताकत मिल जाए टू सबवर्ट देयर इंस्टीट्यूशन, वो अपने इंस्टीट्यूशन को चेंज कर सके। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल। कोई बुराई नहीं है महान के लिए, महान ग्रेट मैन हु हैव रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग सर्विसेज टू द कंट्री, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन। ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन मतलब उनके लिए अच्छा बनना जो अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सर्विसेज दी हैं देश को पहले भी, मतलब ये कह रहे हैं। बट देयर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस की एक लिमिट है। देखो पहले वाले पैराग्राफ में थोड़े सरकास्टिक हो रहे थे, अभी थोड़ा सा विनम्र होते दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कोई जैसे पूंछ दबी होती है किसी किसी, कई बार कैसा आज हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उस तरह की लाइन है। एज हैज बीन वेल सेड बाय आयरिश पैट्रियट डैनियल ओ'कॉनेल, एक आयरिश जो आयरलैंड के हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी गई, क्या लिखी, उन्होंने कहा नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर, नो वुमन can be grateful at the cost of its chastity, no nation can be grateful at the cost of its liberty। क्या लाइन है, शानदार, बोलने मजा आएगा, आप कभी स्टेज पे खड़े होंगे तो बोले। फिलहाल हम मतलब समझते हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डैनियल ओ'कॉनेल जो पैट्रियट हैं, देशभक्त हैं, आयरिश हैं, आयरिश पर्सन है, आयरलैंड से रिलेटेड है, तो कह रहे हैं कोई व्यक्ति, मैन, व्यक्ति मतलब हम मैन को रेफर कर रहे हैं, कि महान नहीं हो सकता अपनी इज्जत बेचकर, अपना सम्मान, इज्जत मतलब सम्मान, यहां पर ऑनर, कह रहे कोई महिला इतनी महान नहीं हो सकती अपनी पवित्रता को दांव पर लगाकर। कोई महिला महान नहीं बन सकती अपनी अगर यदि पवित्रता को दांव पर लगा दे। नो नेशन कैन बी ग्रेट, कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी, अपनी आजादी को दांव पर लगाकर। दिस कॉशन इज फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया दैन इन द केस ऑफ एनी अदर कंट्री। दिस कॉशन, ये कॉशन, हिदायत is far more necessary in the case of India, भारत के लिए स्पेसिफिक। अब हम लोग ढूंढ रहे थे ये महानुभाव ऑथर हैं कौन, अभी हमें ये पता चल गया, हम भारत की बात कर रहे हैं, हम किसी और देश की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमें अंदाजा लग गया, यहाँ पर क्लैरिटी हो गई कि हाँ भाई बात किसकी चल रही है। देखो मजेदार है, आप देखो एग्जाम में अगर आपको मजा आने लगे कोई भी चीज, अच्छा
अभी हाल फिलहाल मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हमें ज़रूरी है पढ़ने के साथ साथ हमारा दिमाग खुला रहे। और दिमाग अगर खुला रहे तो ये अपने आप को कभी भी आप अपने आप को एक कैप्चर मत कर लो, अपने आप को मतलब ऐसे मत कर लो कि नहीं मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल सोच नहीं सकता। ऐसे नहीं, आपकी पढ़ाई भी तभी होती है जब आपका दिमाग इंटरेस्टिंगली वर्क करे, है ना। आपने आपको बांध मत दो कि भाई वो हो मुझे पढ़ना है, एग्जाम है, क्लियर करना है तो सारा पढ़ूंगा मैं तब तक। अपने दिमाग को ओपन रखो ना, लेट थिंग्स कम बट अडॉप्ट विच आर नीडेड, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई भारत देश के लिए ऐसा होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि फॉर इन इंडिया, भारत में भक्ति और वॉट मे बी कॉल्ड द पाथ ऑफ डिवोशन। अब भूल से कहीं भक्ति यहाँ भक्त लोग जो हैं वो ना सोचे कि उनकी बात चली भक्ति यहाँ रिलीजियसली यहाँ पर बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आगे लिखा पाथ ऑफ डिवोशन। पाथ ऑफ डिवोशन बड़ा प्यारा पैसेज लगा मुझे। और हीरो वर्शिप, अपने देश में हीरो वर्शिप है, डोंट यू अग्री। हमारे यहाँ धोनी है, हमारे यहाँ कोहली है हमारे यहाँ बड़े बड़े तेंदुलकर जैसे प्लेयर हैं, महान प्लेयर हैं, ठीक है। फिर तेंदुलकर जिस विचारधारा को मानते हैं, जिस पे चलते हैं, उनके जैसे लीडर हैं, हमारे देश को चलाने वाले हीरो वर्शिप वाले लीडर हैं। तो प्लेज अ पार्ट इन द पॉलिटिक्स, इट्स पॉलिटिक्स अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय द पार्ट इट प्लेज इन पॉलिटिक्स ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। जो लास्ट में लाइन लिखी है उसका मतलब बेसिकली निकल रहा है कि इंडिया में भक्ति और व्हाट मे बी कॉल्ड पाथ ऑफ डिवोशन और हीरो वर्शिप प्लेज अ पार्ट इन पॉलिटिक्स, उसका रोल पॉलिटिक्स में बहुत होता है, जो कि अनइक्वल्ड है, मतलब जिसकी कोई बराबरी नहीं है इन दी मैग्नीट्यूड, मतलब उसके उसके मतलब जो किसी की कितनी हद तक जा सकता है, मैग्नीट्यूड मतलब कितना वो आगे जा सकता है, हद उसकी कहते हैं ना कि उसकी मैग्नीट्यूड बहुत हाई था, मतलब वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकता था, बहुत ऊपर जा सकता था। मैग्नीट्यूड मतलब अब हिंदी में अब शब्द एग्जैक्टली नहीं, तो मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड इज समथिंग ऑफ लाइक कि जो जिस कितनी हद तक बढ़ सकता था उसकी, इट वॉज जैसे कहते हैं ना मैग्नानिमस, कोई चीज़ बहुत भव्य था, बहुत महान था, विशाल था, बड़ा था, तो उस काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड बाय द पार्ट इट प्लेज इन पॉलिटिक्स ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, जो भी दूसरे कंट्री में वो प्ले करता होगा। भारत के लिए स्पेशली यहाँ बात चल रही, बहुत ही अच्छी लाइन थी। अब आते हैं हम यहाँ पर इस वाली लाइन पे। तो अब देखो ये क्या कहते हैं, कहते हैं भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू सैल्वेशन। सैल्वेशन होती है मुक्ति, सैल्वेशन क्या होती है, मुक्ति। भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू सैल्वेशन ऑफ द सोल, आत्मा की मुक्ति का रास्ता भक्ति से होकर जाता है। आप भक्ति करेंगे, आप राधे राधे बोलेंगे, आपको हमेशा मुक्ति मिलेगी। बट इन पॉलिटिकल भक्ति, मैं आपको बोल रहा था ऑथर बहुत लेफ्टिस्ट लग रहा है, और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन। इन्होंने एकदम मतलब श्योर शॉट कह दिया कि जो भक्त हैं वो डिग्रेडेशन की राह पर चल चुके हैं। अब आपका ओपिनियन अपना ओपिनियन, हमारा ओपिनियन अपना ओपिनियन है। देखो, एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। इवेंचुअल डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि अंततः जब आप पॉलिटिकल भक्ति करते हैं, एक तो होता है जो सैल्वेशन के लिए भक्ति होती है, इसमें आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, महादेव से मिल जाती है स्वयं जाकर। पर यहाँ पर कह रहे हैं जो पॉलिटिकल भक्ति होती है उसका जो डिग्रेडेशन की राह है चलती है जब, तो वो अंततः पहुंचती है कहाँ पर, डिक्टेटरशिप, मतलब अडॉल्फ हिटलर के पास पहुंच जाती है जाके। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली वहाँ पहुंचती है, पर ये ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। द थर्ड थिंग वी मस्ट डू इज नॉट टू बी कंटेंट। हमें संतुष्ट नहीं होना है विद मियर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हमें संतुष्ट नहीं होना है भाई, सेटिस्फाइड नहीं होना है केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी। वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आर सोशल डेमोक्रेसी। हमारी जो राजनीतिक जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो हमारी सामाजिक प्रजातंत्र बनी रहे। समझ रहे हो उस कंडीशन को। तो ये वही बता रहे हैं कि व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन। अब भाई हम लोग राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं प्रजातंत्र का मतलब, डेमोक्रेसी हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, बट व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी, ये आगे बोल रहे हैं, कह रहे हैं इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी। सोशल डेमोक्रेसी में क्या आता है, जहां पर लिबर्टी मतलब थोड़ी आपको आज़ादी मिले। आज़ादी देश में है नहीं, आप डिसाइड करें। इक्वालिटी, बराबर, है ना, बराबर हो। फ्रैटर्निटी मिले, मतलब आपको जो आप यूज़ करते हो, जो जिसके राइट्स आप उसको इंप्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं, उसके लिए आपके पास कानून है कि नहीं, एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लाइफ, सॉरी। सो दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, भाईचारा या सौहार्द जिसे कहते हैं, आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब यहां पर यह है कि जो
जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने चलो अपने पड़ोस से जुड़ करके, अपने किसी चीज़ से जुड़ करके, तो ऐसा ना हो कि आपको वो मिले कि ये अलग अलग है। वो कह रहे हैं कि इनको एक मानो, आज़ादी को, है ना, जैसे लिबर्टी कह रहे हैं, इक्वालिटी को, बराबर जो एक हक होता है वो मिलना, सौहार्द को, तो ये उसके बारे में कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, तीनों चीज़ों को, इन द सेंस दैट टू डिवोर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर ऑथर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक होकर बोल रहे हैं कि यदि आप इन तीनों को, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को आप अगर अलग करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब हो गया कि आप इनको एक तरह से आप डिवोर्स कर रहे हैं। तो आप फिर जो एक्चुअल पर्पस था, ये कह रहे हैं जो एक्चुअल पर्पस जिसकी हम लोग ने शुरुआत करी, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन रहे, शुरुआत हुई थी ना पैसेज 2। यहाँ पर खास बात है कि प्रेसी राइटिंग में इनके पास अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग मीनिंग करना बड़ा अच्छा है, अच्छी बात है भाई, हमें 3 तरह की चीज़ें पता लगी। तो कह रहे हैं उसको हर्ट ना करो, उसमें 3 चीज़ें आती हैं, उन तीनों चीज़ों को बनाए रखो, है ना, इक्वालिटी बनाए रखो, लिबर्टी बना के रखो, है ना, और फ्रैटर्निटी भी बना के रखो, ये ऐसा बोल रहे हैं। फिर लिबर्टी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी। ये थोड़ा पोइटिक जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हैं पैराग्राफ को, तो इसको भी हम समझते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम आगे चल के अपने ऐसे राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज बताता हूं, जो कुछ भी लिखा है, वॉट एवर इज रिटन, इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन वॉट, टू बेटर अंडरस्टैंड whatever is written, it will always help you. Whatever is written, I am saying whatever thing is written, it will always help you to better understand. It will always help you to better understand how to write or express the best. ये जिंदगी में मत भूलना बात, मैं आपको बता रहा हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वॉट एवर इज रिटन विल ऑलवेज, इफ यू रीड इट, इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द बेस्ट, एक्सप्रेस द बेस्ट। पढ़ के ही आप सीख पाओगे लिखना। तो इट सेज नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डिवोर्स फ्रॉम फ्रैटर्निटी, विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी से क्या मिलेगा, अगर आज़ादी मिल जाए, बराबरी ना मिले, तो आपके अंदर सुप्रीमेसी आ जाएगी, मतलब आप महान हो गए, आप बड़े हो गए, सबसे ऊपर हो गए, कुछ नहीं है ना। आपको आज़ादी मिल गई है, बराबरी है नहीं, तो आप तो ऊपर चले गए, बराबरी करी नहीं आपने। फिर कह रहे हैं फ्यू ओवर द मेनी, कुछ को सबके ऊपर मिल जाएगी। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, अगर बराबरी मिल गई और आज़ादी नहीं मिली, तो वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो सबका जो अपना अपना इनिशिएटिव है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, बराबरी कर दिया आपने, मान लो कर दिया अंबानी को और मोहन भैया को अपने बराबर कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब अंबानी कहेंगे भाई हमने इतनी मेहनत करी, हमने अपना सब कुछ एम्पायर खड़ा करा, तुम बराबर कर दे रहे हो हमको मोहन भैया से, कैसे काम चलेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसा यहाँ मोहन इस बात से बिल्कुल भी आहत ना हो, इसके लिए मैं कंडीशन बनाया था, मोहन जिसको आप जानते हैं वो नहीं है। फिर कह रहे हैं विदाउट फ्रैटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट बिकम नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। सौहार्द तो होना ही चाहिए आपस में, है ना, तो उसके बिना ये भी बेकार है। तो इट विल रिक्वायर अ कांस्टेबल टू इन्फोर्स देम। व्हाई कांस्टेबल, मतलब एक वो काइंड ऑफ मॉनिटर जो ये देखे कि सारी चीजें सही से हो रही हैं, मिल रही हैं, बराबरी से पहुंच रही हैं। बहुत ही शानदार पैराग्राफ था। तो आपने यहाँ पे अंदाजा लगाया, ठीक है सर, यहाँ पर हमने जो शुरुआत में जो मैंने लिखी थी लाइन कि आपको याद होगा, डेमोक्रेसी करके लिखा था मैंने, आपको याद होगा, डेमोक्रेसी एट द वर्ज ऑफ आप कह सकते हैं अमेंडमेंट। जो इनको चाहिए उस तरह का लिख दो, जैसा लिखा है इन्होंने, जो बोला है उस तरह का टाइटल आप ढूंढ लो। तो आपको एक टाइटल मिल गया, क्लैरिटी आ रही है यहाँ पर, आपको एक टाइटल मिल गया। अब टाइटल के बाद इसमें जो 486 शब्द हैं, इनको मैंने बोला था 162 वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस करना है। तरीका आपको बता दिया, शुरू में मैंने आपको कुछ लाइनें लिखी हैं, वो आपको लिख के देखनी है। अच्छा, अब आपके मन में दूसरा डाउट होगा कि सर एक बार अगर ऐसा हो जाता, मजा आ जाता कि अगर आप लिख कर दिखा देते, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको मैं प्रॉपर क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर उसका आंसर क्या है, और फाइनली उसका क्या
बना सेंड मतलब पैसे का आंसर क्या बना, मैं पूरा क्वेश्चन आंसर करके आपको एक वीडियो प्रेजेंट कर दूंगा बहुत जल्दी, तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो और आप उससे सीख सकते हैं कि कैसे हमें प्रेसी राइटिंग लिखनी। तो आगे बढ़े, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। यहां पर हम बात करते हैं, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। डू नॉट रिप्रोड्यूस सेंटेंसेज एज इट इज फाउंड इन द पैसेज अनलेस यू आर आस्क्ड टू। सिंपल है, आपको पैसेज में कह रहे हैं रिपीट नहीं करना है, डू नॉट रिप्रोड्यूस सेंटेंसेस, आपको दोबारा से उनको नहीं करना है जब तक आपसे ऐसा कहा ना जाए करने के लिए। तो हम क्वेश्चन को पढ़ने के पहले हम देख लें इनके क्वेश्चन क्या क्या है। देखो, ऐसा सजेस्टेड है, हमेशा एडवाइजेबल है आपको कि जो भी पैराग्राफ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो भी चीज़ आपसे पूछी जा रही है, उसको डायरेक्टली स्टार्ट कर देना पढ़ना। ये हम अपने स्कूल डेज में करते थे। आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगेगा क्या मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली, कि बच्चे बोलते हैं सर हम पहले पैराग्राफ पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ें। देखो, स्कूल डेज में क्या होता था, हमसे ज़्यादातर स्टोरी पूछी जाती थी, कोई ना कोई स्टोरी होती थी, कोई ना कोई ऐसा फिक्शन होता था, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती थी जिसको पढ़ के हम आसानी समझ लेते थे और हमें एक बार में क्लियर हो जाता था। बट आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप HSC की बात कर रहे हैं या किसी आप यूनियन जो एग्ज़ाम होता है कंडक्ट कराता है, मतलब सेंटर एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं, तो जनरली उनमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस के जो टाइप है वो ऐसा एडवाइजेबल नहीं है कि आप जनरली जाके पहले पूरा पैसेज पढ़ने लग जाओ, पैराग्राफ पढ़ने लग जाओ, आपको पता नहीं चले देखो इतना लंबा पैराग्राफ है, आप पढ़ा पूरा तो आपको क्लियर ही नहीं हुआ। तो सजेस्टेबल ये है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, जैसे आपको थोड़ा अंदाजा रहे, अच्छा ठीक है इस टाइप की चीज़ हमें ढूंढनी है। तो पहले कह रहे हैं विच फ्रेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ सजेस्ट दैट memory loss does not necessarily mean complete loss of ability to remember anything or permanent state। अब यहां पर क्वेश्चन देखो, कभी भी आप जब पैसेज का क्वेश्चन आंसर करने जाओ जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको उसको आंसर करना हो तो आप हमेशा ये चीज याद रखना कि उसमें आपको कभी भी बिना मतलब समझे, आपने कोई सेंस नहीं लगाया, क्वेश्चन को पढ़ा भी ढंग से नहीं, जाके पैसेज में ढूंढना शुरू कर दिया, इट्स अ काइंड ऑफ हिटिंग एन एरो इन द एयर, मतलब आप पता नहीं क्या चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस ढूंढने जा रहे हैं, ऐसे मेहनत नहीं करनी फालतू की। कह रहा है विच फ्रेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ सजेस्ट, कौन सा फ्रेज पैराग्राफ में सजेस्ट करता है कि मेमोरी लॉस जो हो रहा है डज नॉट नेसेसरली मीन कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिमेंबर एनीथिंग और अ परमानेंट स्टेट। कौन सा फ्रेज ये सजेस्ट कर रहा है पहले पैराग्राफ में। तो हम लोग यहाँ पढ़ के देखते हैं, अगर हमें पहला आंसर मिल जा रहा है तो एक अंदाजा लग जाएगा कि इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, आपको अंदाजा लग जाएगा। देखो ये कह रहा है मेनी सीनियर सिटीजन्स ऑफन टेंड टू फॉरगेट पीपल whom they had known very well before। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें सिंपल भाषा में हम 60+ ले लेते हैं, आसान सी भाषा में 60+ ले लेते हैं। 60+ के लिए सरकार भी करती है, सीनियर सिटीजन की कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तो हम लोग भी मान लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं बट आर पजल्ड एंड एम्बैरेस्ड व्हेन दे मीट एंड आर आस्क्ड हाउ आर यू। दे एनकाउंटर इवेंट्स लाइक अंकल डू यू रिमेंबर मी व्हेन आई केम टू योर हाउस, hello my friend, how long has it been since we met, how are you। This is a kind of temporary blackout is common here। I am reminded of those humorous quotes Sir Norman Wisdom wrote। एक बार उन्होंने बोला as we get older three things happen। जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तीन चीज जो है वो होती हैं। सबसे पहली क्या होती है, फर्स्ट इज योर मेमोरी गोज। सबसे पहले क्या होता है, आपकी मेमोरी चली जाती है। और आई कांट रिमेंबर द अदर टू, ये एक मजाक है, ह्यूमरस लिखा है, कोट है। कह रहे हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे साथ क्या होता है, तीन चीजें हमारे साथ होती हैं। पहली चीज, हमारी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे ओझल होना शुरू हो जाती है, मतलब हम भूलना शुरू करने लग जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। और बाकी के दो मुझे याद नहीं तो इन्होंने ह्यूमरसली, ये नॉर्मन विजडम है, इन्होंने विजडम का यूज करके ये कोट लिखा है, तो अच्छा है आप इसको यूज कर सकते हो। पर हम अपने क्वेश्चन से भटक रहे हैं, शायद आपको याद होगा मैंने बोला कि क्वेश्चन कह रहा है विच फ्रेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ सजेस्ट दैट मेमोरी लॉस डज नॉट नेसेसरली मीन, वो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली यहाँ पर परमानेंट स्टेट में चले गए हो, कंप्लीट मेमोरी लॉस हो गया आपको, यहां तक आपको पता था। तो द अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन रोट द ओल्डर आई गेट द मोर क्लियरली आई रिमेंबर थिंग्स दैट वॉट एवर हैपेंड। इन stark contrast to are some very old persons who distinctly remember every person they interacted with and events in their lives। ऐसे भी लोग मिले, देखो आप मजाक मत उड़ाओ बूढ़े लोगों का, ऊपर वालों को नीचे वाले से कंपेयर करके जो पैराग्राफ में लिखा है उससे ये भी पता चल रहा है कि an excellent example was Dr. M.S. Swaminathan, the scientist who recently passed away at the age of 98। remarkably many people of
रिमार्केबल मेमोरी ऑफ पीपल एंड इवेंट्स, उनको बहुत कुछ याद था, एंड एवरीथिंग ही रिमेंबर्ड। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है पूरे पैराग्राफ से कि दिस डज नॉट मीन, नॉट एट ऑल दिस मीन कि व्हाट, कि इनको सब कुछ भूल जाता है, जैसे जैसे अब एज बढ़ती है सब कुछ भूल जाते हैं ना। तो यहाँ पर हम कौन सा पैराग्राफ जो है ये कह रहा है, द काइंड ऑफ टेम्पररी ब्लैकआउट इज कॉमन, एक तो ये यहाँ पर लाइन लिखी हुई है ना। उसके बाद कह रहे हैं इन कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट मतलब इसके जो ऑपोजिट होता है वो क्या एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल उन्होंने लिख दिया कि कुछ पुराने लोग जो ऐसे होते हैं जो कि करते हैं इंटरैक्ट इवेंट में और उनको सब कुछ याद भी रहता है, तो रिमार्केबल मेमोरी रहती है उनकी। तो ये वो फ्रेज हो सकता है जहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो बाकी आप क्या कह सकते हैं, ये सब बता रहे हैं यहाँ पर कैसे कैसे होता है, क्या क्या करते हैं। उन्होंने पहले पैराग्राफ पूछा था, राइटर सेज हाउ नॉट मेनी आर गिफ्टेड टू whom डज द वर्ड सो हेयर पॉइंट टू सर। कह रहे हैं राइटर सेज नॉट मेनी आर सो गिफ्टेड, इतना सबको गिफ्ट नहीं मिलता, टू whom डज द वर्ड सो हेयर पॉइंट टू सर। इसका मतलब समझे, ये लिखा है येट नॉट एवरी सीनियर सिटीजन इज सो गिफ्टेड, तो हाउ कैन वी डील विद अनफॉरगिवफुलनेस। तो आपको इसका आंसर मिल गया, एम एस स्वामीनाथन की बात चल रही है, ये क्लियर हो गया। पीछे आते हैं, एम एस स्वामीनाथन की बात चल रही है, यहाँ पर क्लियर हो गया। सर की बात चली ना, उनको सारा 98 ईयर्स में याद था। द राइटर बिलीव्स दैट द वीडियो गेम स्लोली कॉज मेमोरी लॉस। यहाँ कुछ वीडियो गेम की बात लिखी है क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि जब आप इसको पढ़ोगे तो आप बोलोगे हाँ सर थोड़ा बहुत इसमें इस तरह की बातचीत है, मतलब काइंड ऑफ दे आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली इन द पैसेजेस। अगर आप चाहते हो तो आई कैन रीड फॉर यू, बट आई थिंक चलो एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बार ले लेते हैं, आगे हम लोग जब करेंगे तो आप थोड़ा अपने आप से करना। कह रहा सम यूजफुल टिप्स आर टू लर्न अ न्यू स्किल, आप नई स्किल सीखें, फॉलो अ डेली रूटीन, आप डेली उस चीज़ को फॉलो करें, प्लान न्यू टास्क, मेक टू डू लिस्ट, आपको टू डू लिस्ट बनानी है कि आपको यही करना है, यूज मेमोरी टूल्स सच एज कैलेंडर्स, नोट्स आप यूज करो, पुट योर वॉलेट और पर्स, कीज, फोन एंड ग्लासेस इन द सेम प्लेस ईच डे, आप उसको रेगुलरली वहाँ पर देखो। मेमोरी को शार्पन करना मतलब ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, होता है कुछ केसेस होते हैं, देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, रिमेंबर, इस बात को मत गलत समझना। बट अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये शॉर्ट ऑफ मेमोरी क्या होता है, एक तो आप रिपीट करना बंद करो। आपको सभी को ये हिदायत है, सबको एक एडवाइस है कि आप सब लोग ये कभी रिपीट मत करा करो, अरे मेरी तो मेमोरी खराब है यार, मेरी तो मेमोरी खराब है यार, मेरी तो ना मुझे तो याद नहीं रहता यार, मेरे को तो ना बहुत टेंशन रहती है, मुझे तो कुछ याद, इस टाइप की बातें आपको अवॉइड करनी। ये मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी संदीप महेश्वरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई आपको क्या करना है, आपको ये बोलना नहीं है बार बार कि मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, या आई रिमेंबर थिंग्स very often and I remember things like whatever are required this way, so just present yourself to be very normal to yourself at least। आप अपने आप को नॉर्मल नहीं बोलोगे तो कोई पड़ोसी आके बोलेगा। तो कहने वाला ये है कि एक तरीका है, देयर आर द टूल्स, देयर आर स्किल्स कैन बी डेवलप्ड, आपको कर सकते हो आप ट्राई करोगे तो। ये कह रहा है मेमोरी टूल्स होते हैं, यहाँ पे से करो, आप अपना पेन जहाँ डेली रखते हो वहीं पेन रखो, याद रखो कि भाई पेन यहाँ रखता हूँ मैं, मोबाइल यहाँ रखता हूँ अपना, ये चश्मा यहाँ रखता हूँ, मतलब वॉट एवर थिंग्स यू हैव, वॉलेट, पर्स, वॉट एवर, है ना। फिर क्या कह रहा है, स्टे इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज दैट हेल्प बोथ द माइंड एंड द बॉडी। आपको दिनचर्या बनाओ, अपनी एक्सरसाइज करनी है तो करनी है डेली, 10 मिनट 20 मिनट जो करते हो करो। मैं ये सच बोल रहा हूँ, आप जिस भी एज ग्रुप में हो, कोई भी आपकी कंडीशन हो, कैसे भी हो, आप अगर 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज वर्जिश करते हो डेली तो आप रेगुलरली करो, कुछ भी हो। अपनी माइंड एक्सरसाइज आप करते हो, माइंड एक्सरसाइज आंख बंद करके आप बैठते हो, ऐसे करके आप कुछ देर के लिए कुछ नहीं सोचते हो, तो आप वो डेली प्रैक्टिस करो, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू, ये यहाँ बोल रहे हैं। फिर वॉलंटियर करो टू द कम्युनिटी यू डील विद द मेमोरी लॉस एट द स्कूल और एट योर प्लेस ऑफ वर्शिप, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने टाइम उनके साथ बिताओ, गेट इनफ स्लीप, आप अच्छे से सोना शुरू करो। अब पब्लिक बच्चे बोलेंगे यार हम वैसे ही ज़्यादा सो रहे हैं, ज़रा आप सोने की तरफ ना थोड़ा कहा करो, 10-12 घंटा सो जाता है, ऐसे 10-12 घंटा नहीं सोना भाई, 7-8 घंटे निकालो, क्वालिटी स्लीप बोलते हैं उसको, ईच नाइट। एक्सरसाइज करो, खाना अच्छा खाओ, खाना अच्छा खाओ का मतलब भर भर मत खा जाओ, दावत में पहुंचा ऐसा नहीं कि तुम ही अकेले न्योते गए हो, सारे भी आए हैं उनको भी खाना है, ऐसे सोच के करो। प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी नहीं होना चाहिए। अवॉइड लिमिट ड्रिंकिंग एल्कोहल, अपनी एल्कोहल लिमिट को घटाओ।
सीधे बोल दिया ड्रिंकिंग लिमिट को घटाओ, ये नहीं बोल दिया अल्कोहल पीना बंद करो। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ यू फील डिप्रेस्ड, अगर आपको डिप्रेशन फील होता है वीक्स एट अ टाइम। पर्सनली आई हैव अटेम्प्टेड टू फॉलो ऑल दीज टिप्स एंड आई फाइंड देम वेरी यूजफुल। व्हाट आर द अदर वेज इन विच स्लो मेमोरी लॉस एंड कीप आवर माइंड अलर्ट एंड एक्टिव? कुछ और तरीका हो सकता है। देयर आर डेज ऑफ कंप्यूटर वीडियो गेम्स, कह रहा है दीज आर द डेज ऑफ कंप्यूटर वीडियो गेम्स बट क्रॉसवर्ड पजल्स एक्चुअली बीट कंप्यूटर वीडियो गेम्स इन स्लोइंग मेमोरी लॉस। आप क्रॉसवर्ड पजल्स खेलो बजाय वीडियो गेम्स खेलने के। कह रहा है कि पर्सनली आई फाइंड इट वेरी यूजफुल टू अटेम्प्ट एंड सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल्स, अनस्क्रैम्बल 5 और 6 लेटर रैंडम कॉम्बिनेशंस इनटू मीनिंगफुल वर्ड। अनस्क्रैम्बल करो मतलब इधर उधर से कोई वर्ड लिखा है, लेटर डब्ल्यू लिखा है, एल लिखा है, ओ लिखा है, डी लिखा है, एस लिखा है, ए लिखा है, ई लिखा है, सी लिखा है, एफ लिखा है। मतलब यहां से आप ऐसे कोई वर्ड निकाल दिया आपने, बी लिखा है, एच लिखा है, ठीक है, और आर लिखा है। इसमें से आपको कुछ वर्ड्स बनाने, मान लो इतने सारे शब्द दे दिए आपको, अभी ये क्रॉसवर्ड स्क्रैम्बल्ड है, आपको उसको अनस्क्रैम्बल करना, आपको लेटर वर्ड बनाने, समझ गए? एक एग्जांपल आपको दिया मैंने। सो माय सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स फॉलो, और सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग की बात चली थी। फॉलो द डजन टिप्स अबव एंड सॉल्व व्हाटएवर पजल अपील टू यू इन ऑर्डर टू स्लो योर मेमोरी लॉस। आप कुछ भी करो, अपनी मेमोरी लॉस जो हो रही है उसको खत्म करो, क्योंकि मेमोरी लॉस ऐसा नहीं कि परमानेंट है, वो ट्रांजिएंट है। तो वो राइटर क्या कह रहा है? राइटर बिलीव्स दैट वीडियो गेम स्लोली कॉज मेमोरी लॉस। एक्चुअली ये नहीं कह रहा है कि, वो कह रहा है कि दीज डेज कंप्यूटर वीडियो गेम्स, कह रहा है दीज आर द डेज ऑफ कंप्यूटर वीडियो गेम्स बट क्रॉसवर्ड पजल्स एक्चुअली बीट द कंप्यूटर वीडियो गेम्स इन स्लोइंग मेमोरी लॉस। कह रहा है कि मेमोरी लॉस जो है वीडियो गेम्स अगर होती है तो क्रॉसवर्ड पजल उसको कम कर देता है, उससे आप ओवरकम हो जाते हो। तो क्या राइटर मानता है वीडियो गेम्स स्लोली कॉज मेमोरी लॉस? तो कहीं ना कहीं तक वो कह रहा है कि हाँ, क्योंकि तभी वो सजेशन दे रहा है कि आप क्रॉसवर्ड पजल लगाओ, है ना? आपको बात समझ में कैसे कर रहा हूं सॉल्व? तो राइटर सीम्स टू बी इन फेवर ऑफ कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ये आप फॉल्स कह सकते हो, क्योंकि उसने कहा है वो पटियाला पैक मत लगाओ, 90 वाला छोटा छोटा करके पियो। ये राइटर कह रहा है मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, आप ये मत बोलना कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं तो, मेरी एक बड़ी अच्छी तारीफ है, मैं अपनी तारीफ खुद कर लेता हूँ, कोई दूसरा करता नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि मैं अपनी ओपिनियन जल्दी रखता ही नहीं हूँ। अपना ओपिनियन रखो, और ऐसे समय पे अपना ओपिनियन रखो जहां पर तुमको लगे कि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। आप अपना ओपिनियन हर जगह नहीं रखना, आपको भोपू लेके खड़े जाना है, मेरा ओपिनियन सुनो, मेरा ओपिनियन सुनो। ये तरीका है लाइफ का। कह रहा है कि हुज ह्यूमरस वर्ड्स डज द राइटर साइट मतलब कहता है टू कन्विंस अस दैट इवन लिस्टिंग 2 और 3 पॉइंट्स वुड बी हार्ड फॉर द एल्डर्स। कह रहा है हुज ह्यूमरस वर्ड्स, वो कौन है? नॉर्मन विजडम है, उनका नाम भी नॉर्मन विजडम आया था ना, वो नाम हो गया। साइंटिफिक मेडिकल टर्म फॉर द लॉस ऑफ मेमोरीज एमनीसिया, डिमेंशिया, यूथनेशिया, यूरेशिया, सेलेक्ट द राइट वर्ड। तो आपको सबको पता है कि जो मेमोरी लॉस होती है एमनीसिया होता है। आसान था, टफ तो नहीं लगा? ये देखो, ये क्वेश्चंस हैं, अब आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना होगा, कैसे सॉल्व करना है इनको, इनका क्या आंसर बनेगा। तो वील सी टू इट कि ऑफ द रिमार्क्स writer cites which one warns us that even if you feel, do you remember things, it could be unreliable, reproduce the sentence। इसको आपको reproduce करना है, मतलब आपको दोबारा से लिखना है जिससे इसका मीनिंग चेंज ना हो। कह रहा है it could be reliable, it could be unreliable, है ना? which one warns us that even if you feel which one warns us that even if you feel, do you remember things of remarks that writer cites, it could be unreliable। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, उसको रिप्रोड्यूस करना है, मतलब सेंटेंस को दोबारा से सही करके लिखना है। डज द राइटर से दैट अनफॉरगेटफुलनेस अफेक्ट्स, यहाँ पर अफेक्ट्स नहीं आएगा, ग्रामेटिकली थोड़ा मुझे चेक करना पड़ता है एज बीइंग अ टीचर, इंग्लिश लेक्चरर। सो डज द राइटर से दैट अनफॉरगेटफुलनेस अफेक्ट्स सही, यहाँ पर डज के साथ लगा, एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन गिव रीजंस टू प्रूव योर पॉइंट। इसमें आप अपने रीजंस दे सकते हो, रीजंस बहुत सिंपल जो आपने पढ़े, जो आपने एनालाइज किया, उस तरह के लाइंस ऐड करके आप अपना पैसेज बना सकते हो। फिर आगे पूछ रहे हैं विच सेंटेंस इन द पैसेज गिव you a hint that writer prefers traditional games to ones with modern gadgets। तो आपको वो सुडोकू वाला एग्जांपल आप दे सकते हो। एग्जैक्टली सुडोकू वहाँ नहीं लिखा था, मैं अपनी तरफ से बोल गया। आप बोलो कि पजल गेम्स अनस्क्रैम्बल करने वाले ऑथर ने सजेस्ट किए थे ओवर टू व्हाट,
जो पजल गेम है किसको हटा करके करना है आपको, वीडियो गेम्स। ऑथर ने ही तो बोला था वीडियो गेम्स खेलने की जगह आप पजल गेम्स करो सॉल्व, तो उससे आपका मेमोरी लॉस जो है वो घटना शुरू होगा, क्योंकि उससे घट रहा है तभी तो वो घटना कम होगा, ऐसे ही तो बोला है। फिर क्या कह रहे हैं, टू विच एज ग्रुप डज द राइटर बिलोंग, वो कौन सी एज के सपोर्ट, वो कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। याद है लास्ट में क्या बोला था, ये सब ध्यान रखना है आपको, अभी हमारी एज वही है जिसमें हम सब कुछ याद रखते हैं। फिर कह रहे हैं द राइटर टॉक्स अबाउट एडिशनल वेज इन एक्सेस of those dozen tips for dealing with unforgetfulness, which are they? Sentence का मीनिंग क्या है, the writer talks about additional ways in excess, ज्यादा, writer talks about additional ways for those dozen tips for dealing with unforgetfulness, which are they? तो वहां पर जो लाइनें लिखी थी ना, क्या क्या और हो सकता है एक्स्ट्रा में, वो आपको थोड़ा बहुत तो आपको अपना करना ही पड़ेगा। मैं आपको तरीके तो बता ही रहा हूँ कैसे करना है सॉल्व ना, पैसेज पढ़ के बताया आपको, इसीलिए तो थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट मारना है, बाकी तो हम लोग और आगे डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। विच आर दोज डजन टिप्स दैट राइटर सजेस्ट टू सरमाउंट द प्रॉब्लम ऑफ अनफॉरगेटफुलनेस, अनफॉरगेटफुलनेस को सरमाउंट मतलब पूरी ऊपर तक भर देती हैं जो है ना, कि मेक अ फुल लिस्ट ऑफ देम, पूरी लिस्ट बनाओ, राइट देम बिलो एंड नंबर देम, उनका नंबर लिखो 1 2 3 4 5 इस तरह से। क्लियर है, समझ आया यहाँ तक सारा कि कैसे करना है सॉल्व। अब हम लोग आ जाते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है तो इसकी इज्जत करेंगे, 600 शब्दों में हमें विवरण करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ऐसे कैसे लिखा। देखो अब बिल्कुल भी ये मैं नहीं कहने जा रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊंगा या ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। करते क्या मतलब क्या लिखते हैं, कैसे किया जाए जिससे मार्क्स मिल जाए। 30 नंबर का है तो एटलीस्ट हमारे 25 नंबर तो आ जाए, 20 प्लस तो आ ही जाए एटलीस्ट मिनिमम। अच्छे मार्क्स अगर देखें 30 में से ऐसे अगर लिखा है आपने तो 25 है, बड़ा अच्छा मार्क। मतलब आप ये समझ लो ऐसे में किसी को 30 में से 30 इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर है वो राइटिंग देख लेगा, आपकी राइटिंग कैसी है, राइटिंग चेक कर ली, उसके बाद उसने आपका कंटेंट देख लेना है। राइटिंग सबसे ज़्यादा अपील करती है, नंबर मिलते हैं इसमें। आप लगा लो 4 नंबर तक राइटिंग ले सकती है, आपको दिला सकती है। कंटेंट जो है आपका वो कम से कम आपको 12 से 15 नंबर दिला सकता है, 12 से 15 नंबर। अब आपको ओवरऑल पता लगेगा क्या मिलते हैं, नंबर मिलते कैसे हैं। उसके बाद आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है ये बताता हूँ। प्रेजेंटेशन जो होता है वो आपको कम से कम 5 नंबर दिला सकता है, 5 नंबर कम से कम दिला सकता है। प्रेजेंटेशन में क्या आता है कि आपने पैराग्राफ प्रॉपरली बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, है ना, आपने लाइंस जो है छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, बीच में लाइंस गैप है कि नहीं, एक लाइन में आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, चिपका चिपका के तो नहीं लिखा है ना, सुंदर तरीके से। कर्सिव हैंडराइटिंग का इस्तेमाल आप वैसे तो नहीं कर सकते, क्या आपने कर पाए हो। तो ये प्रेजेंटेशन आपको 5 नंबर दिला सकता है। आई एम टेलिंग यू, ये बेसिक तरीका है इसलिए आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू। तो राइटिंग के 4 से 5 नंबर लगा लो, कंटेंट के 12 से 15 नंबर लगा लो, 5 नंबर प्रेजेंटेशन के लगा लो, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव से क्या मतलब है, जैसे मान लो आपका जो टॉपिक है, आपको टॉपिक आता है, कई बार टॉपिक आने के बावजूद भी आप अनरिलेटिव मतलब जो बिल्कुल संबंधित है ही नहीं उस चीज से, वो लिखना शुरू कर देते हो तो वो आपके नेगेटिव मार्क्स को लेके चला जाता है। तो 3 नंबर यू हैव लाइक गॉट, यू ऑलवेज स्टिक टू द टॉपिक। जो टॉपिक आपसे कहा गया लिखने के लिए वो आप अगर लिख रहे हो अच्छे से तो आपको उसके भी मार्क्स मिलते हैं। अब 30 नंबर देखो आपके कैसे पहुंचते हैं। तो 30 नंबर में आप 4 से 5 नंबर इसके ले गए, 5 नंबर इसके ले गए, 10 15 नंबर ये ले गए, 25 और लगभग टॉपिक रिलेशन जो है वो 3 नंबर और 2 नंबर कंक्लूजन ले गया। 2 नंबर लगभग 3 नंबर ले लो, 2 नंबर 3 नंबर कंक्लूजन को मिलते हैं। अब आप बोलोगे कंक्लूजन और सर इसमें इंट्रोडक्शन जो है वही आपका मतलब कंटेंट का पार्ट होता है, तो आप 1-2 नंबर इसको देते हो। मतलब एक लाइन ऐसी होती है अपीलिंग सी जिसको पढ़ के एग्जामिनर जो है वो पढ़ना चाहता है, जिसे कहते हैं। मैं भी अगर एज अ बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एग्जामिनर, अगर मैं चेक करने बैठूं कॉपी को तो मैं थोड़ा जज करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मार्क्स देने। तो मैं ये चेक करूंगा कि जो बच्चा है वो मतलब इंट्रोडक्शन को समझ पाया कि नहीं समझ पाया, उसने वो पॉइंट लिखा कि निकला। ये तो हो गया
ऐसे राइटिंग के टिप्स। ये तो टिप्स हो गए कि इस तरह से ऐसे राइटिंग को समझा जाता है। अब आता है कि सर ये क्वेश्चन है, इसके लिए क्या करें। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, उसको लागू करने के लिए सरकार कौन सा नियमित वो ला रही है। इसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे वो हम लोग ऐसे की क्लास में करेंगे। ऐसे की जो क्लास होगी उसके बारे में डिस्कशन तब करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसको अच्छा लिखा जाए, अच्छा ऐसे राइटिंग क्या होता है, वो तब हम लोग करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम लोग ये समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स अगर पूछा जा रहा है, नीड्स एंड द चैलेंजेस, तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड्स अच्छे से पता होना चाहिए। पहला पॉइंट वो तो सभी बोलेंगे। अब आता है सर इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। देखो कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये समानता क्या है, किसके किसके बीच होनी चाहिए, किस तरीके से समाज में इंट्रोड्यूस हो रही है, क्या समाज पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, चैलेंजेस हैं, नीड्स हैं, वो सब तो हम बाद में बताएंगे, है ना। पर इंट्रोडक्शन में भी बता सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड इज दिस, समझ गए। और यदि इसका कोई भी इतिहास है, यदि इससे संबंधित कोई भी हिस्ट्री है जो आपको पता है, तो उसको आप इंट्रोडक्शन वाली लाइन में जरूर लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर आपको किसी भी लेखक का, किसी भी लीडर का, किसी भी महानुभाव का किताब में वर्णन किया हुआ कोई संबंध कोट आपको याद है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। संबंधित उससे कोई चीज भी है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, ये आपको मार्क्स दिलाएगा। मैं बता रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज, तो ध्यान रखना, भूलना नहीं। एक्सटेंसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पॉसिबल डेंजर्स क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको एक एक पॉइंट पता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों समाज में आई, कहाँ से शुरू हुई, क्या उसका कोई इतिहास है, रोबोट्स वगैरह क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल बनाए जाते हैं, उसमें कई बार पहले चाबी वाला सिस्टम होता था, अब चाबी वाला सिस्टम ना होकर कंट्रोल रिमोट से चलते हैं। उसके बाद रिमोट के बाद आया कि जिनको अब पहले से कमांड्स जिसमें सेट है वो कैसे काम कर रहे हैं। जैसे आपने एलेक्सा देखा, एलेक्सा को आपने बोलने से वॉइस कमांड पे देखा काम करते हुए, उसके बाद आपने ऐसी चीज़ें देखी जो वॉइस कमांड के साथ अपनी जगह से फिजिट कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और क्या क्या आता है, जिसमें जो ह्यूमन है उनकी आवश्यकताओं को कम किया जा रहा है, उनके रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल ना हो पाएगा, आगे चल के मशीन्स करेंगी। इस तरह की बातें आप उसमें पॉसिबल डेंजर्स में ऐड कर सकते हैं। इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन क्या है, यदि हमारे देश के लीडर हैं वो कह रहे हैं 2047 तक हमारा देश संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उसके ऊपर क्या है, क्या वो कहते हैं, इतिहास में क्या लिखा है, नेबरिंग कंट्रीज में क्या पाया गया है, कौन सा राष्ट्र ऐसा है जो डेवलप नेशन अभी भी बना है, उसने क्या क्या है स्टेप्स लिए, ये बातें हम आप मेंशन कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप देखो यहाँ पे 600 शब्द लिखा है, 600 वर्ड का मतलब बहुत होता है भाई। 600 वर्ड लिखने के लिए मतलब आपके पास बहुत सारा कंटेंट। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ एक भी जगह कि आपका कंटेंट हल्का सा भी कम पड़ेगा तो आप अपने मार्क्स ले जाओगे। 30 में से आप हो सकता है कि 12-15 नंबर तक भी ला पाओ, 50% भी ला पाओ तो बहुत बड़ी बात है अगर कंटेंट आपका स्लो है। पर कंटेंट लो में आप अच्छे मार्क्स ला नहीं पाओगे, नॉट पॉसिबल। आपका कंटेंट जो है, जो कंटेंट का मतलब है जो मेन कोर है, वो कोर तो आपको आना ही चाहिए बच्चों, मेरी बात समझ गए। आपका अगर कोर अच्छा नहीं है तो आप अच्छा पैसेज नहीं लिख पाओगे, ये बात आप बिल्कुल मतलब मैं आपको कह सकता हूं, याद रखना है, ठीक है। करप्शन इन गवर्नमेंट प्लेसेस, मेजर्स टू इरेडिकेट द इविल। करप्शन के ऊपर तो आप भर भर के लिखते हो, बहुत कुछ है, बहुत सारा है। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि कोई भी अगर आपको स्लोगन किसी का याद है करप्शन एंटी करप्शन के ऊपर, तो आप स्लोगन से स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई कोट है तो कोट से स्टार्ट कर सकते हो। देखो क्यों क्यों कहा जाता है, पहले के ज़माने में भी लोग कहते थे, आज भी लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि भाई ये रीडिंग क्यों करते रहना चाहिए। रीडिंग ही आपका कंटेंट अच्छा करती है। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतना अच्छा आपके पास ये कोट्स होंगे, स्लोगन्स होंगे जो आप वहाँ पर मैंशन कर सकते हो, ठीक है। यही तरीका है, बेस्ट तरीका है। यहाँ तक ओके है, आगे बढ़े। अब आते हैं ग्रामर। हाँ, ग्रामर में हम क्या कर सकते हैं। देखो ग्रामर एक ऐसा पार्ट है जिसमें अब आपको जैसे 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो ये इनको बटोर लो, इनको जाने मत दो हाथ से। पर बच्चे बोलते हैं सर पर हम ग्रामर में मार्क्स खो देते हैं। देखो भाई मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ क्या होता है, देखो सुनना ध्यान से मेरी बात को। 30 मार्क्स का ये 30 20 50 और 50 20 70 नंबर हो गए, जो आपका क्या है, आपके डिस्क्रिप्टिव, एग्जैक्टली डिस्क्रिप्टिव नहीं कहता उसको मैं, आपको मैं बोलता हूं, इसको बोलते हैं लैंग्वेज टेस्ट। मैं आज आपको बताता हूं
लैंग्वेज टेस्ट पे कितने मार्क्स भेजने हैं बच्चों HSC में, HCS में? 70 मार्क्स का ही हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सर 70 मार्क्स वो 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 5 30। ठीक, 30 नंबर आपका खेल ग्रामर देती है, 30 नंबर का खेल ग्रामर से मिल रहा है और 70 नंबर उससे मिल रहा है। तो ग्रामर का अच्छा रोल है, मतलब आप ये नहीं कह सकते उसको लाइट। 30 नंबर से आपका मतलब काफी, आप 70 में से अगर बच्चों 50 नंबर भी खींच लाए कैसे भी करके, जो मैंने आपको तरीके बताए अभी और भी आगे डिस्कशन करेंगे, अगर 50 नंबर उधर से खींच लाए और 30 नंबर में से मतलब कैसे भी करके अगर आपने 30 ले लिए, तब तो आपके 80 नंबर बन गए 100 में से। 80 नंबर ऐसे लाइक गुड मार्क्स। बट अगर आप कोशिश करके इसमें एक दो गलत हो गया, 28 नंबर तक भी खींच ले गए, 25 नंबर तक भी खींच ले गए, तब भी आपके 75 बन गए। तो आप कोशिश करो ये 70 में से 50 की जगह आप इसको 60 तक पहुंचा दो, जिससे आपके इधर से अगर 30 बन जाए तो भाई फिर तो खेल ही बदल गया। क्योंकि ग्रामर में लोग मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, इसमें गलती के चांसेस कम है। अब देखो मैं आपको आंसर्स बताता हूँ। कह रहा आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स मोर देन वॉचिंग टीवी। प्रेफर क्या करना है, यूज करना है। इसमें थोड़ा रब कर देता हूँ, ज़्यादा लिखा बड़ा हो गया। यूज प्रेफर टू इंडिकेट योर लाइकिंग, आपको प्रेफर शब्द का यूज करना है। तो क्या करें, मोर देन हटा देते हैं। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स की जगह क्या लिख देंगे, आई प्रेफर। अच्छा, आपको क्यों लग रहा होगा मोर देन क्यों हटा दिया, क्योंकि प्रेफर के साथ टू आता है ना। आई प्रेफर रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग नॉवेल्स टू वॉचिंग टीवी। ठीक, क्लियर है। फिर क्या लिखा है, द चीफ गेस्ट अराइव्स एट 4 o'clock एट क्वेश्चन टैग। अराइव्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो चीफ गेस्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो क्या लिख देंगे, डज नॉट ही अराइव्स है ना। तो इसका टेंस देखा, क्वेश्चन टैग का जो तरीका होता है। अगर आपको, अच्छा सुनो, आप में से किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा हो कि सर आप ये क्या बता रहे हो, मतलब इसका आंसर डजंट ही कैसे आ गया है, तो इसके लिए परेशान मत होना। ग्रामर की क्लासेस बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। आपके चैनल पे आपके लिए वीडियोस आएंगे ग्रामर से रिलेटेड, जहां पर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन टैग बनाएं, क्वेश्चन टैग कैसे सॉल्व करें, या ग्रामर का कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते हो, आपके मन में होगा ना 30 नंबर भाई फालतू नहीं जाने देने, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर कोई सर ऐसे हो कि जिसमें बेसिक बेसिक चीज़ें बताई जा रही हों, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हो, उनके ऊपर एक्सरसाइज हो, जिसमें का बीच बीच में आपको कुछ रूल्स बता दिए जाए जिससे कि आपके मार्क्स सही हो जाए, तो उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम लोग मतलब क्लासेस लाएंगे, तो आप उसको कनेक्शन में रहो, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। Pass on the water bottle, convert this into polite request. Can you please pass on that water bottle? बस क्वेश्चन फॉर्म करना था तो कैन इसलिए लगा दिया शुरू में। द ऑफिसर हैड रिटन अ लेटर डायरेक्टली टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव बनाना है। द ऑफिसर हैड रिटन अ लेटर डायरेक्टली टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, अ लेटर had been written directly to the मैनेजिंग डायरेक्टर बाय द ऑफिसर। अब ये इसका आंसर कैसे आया, इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव के रूल्स होते हैं कुछ, वो रूल्स मैं इसीलिए बोल रहा था कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना ये 5-5 नंबर के, इनके ऊपर हम लोग टॉपिक कर सकते हैं। एक एक टॉपिक अगर एक दो 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 बार भी पढ़ेंगे तो हम लोग के रूल्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग अच्छा अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखो है ना, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आर यू कमिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, आज द लेडी हर आज द लेडी हर फ्रेंड, टू हर फ्रेंड होना चाहिए, क्वेश्चन सही से लिखा नहीं है। कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है आपको, है ना, कि ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। द लेडी
asked her friend इसमें उल्टा लिखा था ना, आज द लेडी हर फ्रेंड, आज द लेडी टू हर फ्रेंड हो सकता है। द लेडी आस्ड हर फ्रेंड इफ शी वॉज कमिंग, इफ शी इसलिए लिखा क्योंकि इंट्रोगेटिव जो है असर्टिव में चेंज होता है। इफ शी वॉज कमिंग, हेयर का देर हो जाएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इसका आंसर बन जाएगा। और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव असर्टिव में चेंज हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और इसके जो रूल्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन टैग क्या होता है, सब कर लेंगे डिस्कस। अब 5 नंबर कहाँ से मिलेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना जरूरी है, तभी पता लगेगा कि कहाँ से होता है। कह रहा है पिक्चर ऑफ समबडी और समथिंग स्ट्रेसिंग सर्टेन फीचर्स ड्रॉन टू अम्यूज और रिडिक्यूल। आपने सुना होगा कैरिकेचर होता है, कैरिकेचर होता है जो किसी को हंसाने के लिए मजाक के फॉर्म में बनाया जाता है, एक ऐसा जो कि एक फीचर्स दिखाता है जिससे हंसी आए लोगों को, रिड्यूल करने, मजाक उड़ाने के लिए बेसिकली। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम बाय राइटर टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ। आपने सुना होगा कि कई बार राइटर जो है वो अपने नाम से ना लिख करके, मतलब दूसरे नाम को यूज करके, इसकी स्पेलिंग जो है मैं सही से लिख दूं, सुडोनिम कहते हैं इसको, PSEUDONYM। सुडोनिम का मतलब होता है उपनाम। उपनाम का मतलब होता है आपने जैसे, अच्छा सुनो, जैसे हरिवंश राय श्रीवास्तव थे, हरिवंश राय श्रीवास्तव, तो इनको सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वो कहेंगे हम नहीं जानते। पर मैं बोलूंगा बच्चन साहब जानते हैं, कहें हाँ बच्चन साहब जानते हैं, बस ये हरिवंश राय बच्चन ही है, बच्चन अपना इनका जो है उपनाम था, सुडोनिम था। आप में से कितने लोग निराला को जानते हैं? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखना निराला कौन है, किसका नाम था निराला, हाँ, मतलब किसका सुडोनिम था निराला, मुझे आंसर चाहिए उसमें। फिर क्या कह रहे हैं, पेपर और बुक रिटन विद द हैंड, जब हाथ से लिखी जाती है किताब तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सबको पता होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। कह रहा है लिटरेरी थेफ्ट, जो लिटरेचर का थेफ्ट होता है, चोरी होती है, प्रैक्टिस बाय बोरिंग वर्ड्स, कहीं से आइडिया चुरा लिया, कहीं से शब्द चुरा लिया, किसी राइटर के बोल चुरा लिया, आपने कुछ ऐसा चुरा लिया, तो उस चोरी को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं आपने सुना होगा प्लेगैरिज्म। थोड़ा यहाँ शब्द का GIARISM है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ दोबारा से, GIARISM, प्लेगैरिज्म। और जो चुराता है वो प्लेगैरिस्ट होता है, RIST हो जाता है, ठीक है। हेटर ऑफ मैनकाइंड, ये दुनिया में सबको पता होता है कि मिसैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसको, फिलैंथ्रोपिस्ट जो पसंद करता है, मिसैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारे वर्ड्स, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या कह रहे हैं कि ईडियम फ्रेज का यूज करके सेंटेंस बनाना है, तो बहुत इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस आई ऑलवेज वर्क, in accordance with the constitutional rules and try to remain a wise citizens of my country, a wise citizen of my nation, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है जब वो प्रॉब्लम में आ जाए, लाइक वंस ही वॉज stopped stealing things, the thief felt like he was a fish out of water, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इतना लिखोगे, सेंटेंस लिख के, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। इसका मीनिंग लिखोगे, मतलब क्या है मीनिंग, उस मीनिंग का यूज करके
सेंटेंस का यूज, इस ईडियम का यूज करोगे सेंटेंस में, तब उनको लगेगा हाँ, आपको उसका मीनिंग आता है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 5 नंबर फ्री के हैं, जाने मत देना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, हर भरसक कोशिश करना, मतलब आप अपना हर संभव प्रयास करो कि उस चीज को पाना है आपको ना। टू क्वालिफाई हिज HCS एग्जाम he will leave no stone unturned। ठीक है, टू थ्रो सम लाइट ऑन, टू हाईलाइट, किसी चीज को हाईलाइट करना, इसका भी सेंटेंस बनाना। टू पे बैक इन वंस ओन कॉइन, मतलब जैसे को तैसा, जैसा था उसको उसी वैसी तरीके से ट्रीटमेंट देके, वैसे उसके साथ व्यवहार करके उसको वापस में रिवर्ट करना। ठीक है, मीनिंग क्लियर है? तो आप इसका सेंटेंस बनाना 2 का, मैंने ऊपर के 3 बना दिया आपको एग्जाम्पल देने के लिए, कि अंदाजा लग जाए आपको कैसे होता है सॉल्व, जिससे आपको ये डाउट ना रहे कि भाई कैसे सॉल्व करना है, ये मत कहना पता नहीं। अभी देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपको यहां पर ये शब्द सूटेबल फॉर्म में यूज करना है। देखो ये लाइन भूलना ना, देखो मैं पढ़ रहा था, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ड्स प्रोवाइडेड बिलो। इसका सूटेबल फॉर्म क्या हो सकता है, किस फॉर्म में ये हो सकते हैं, ये चीज आपको यहां पर फिल करनी। जैसे लिखा है कि डेमोक्रेसी, ब्रेव, इंटरैक्ट, ऑप्टिमिस्टिक, अनफॉर्चुनेट, इसमें से कैसे करेंगे कि हर मतलब उसमें अलग अलग यूज होगा। तो कह रहा है माई ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट अलाइव टू टेल मी स्टोरीज व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप। तो इसमें आंसर होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेट वर्ड सही है, पर ग्रामर के ये कह रहे हैं सूटेबल फॉर्म में, मतलब कि अगर क्या एडवर्ब बनना चाहिए, क्या एडजेक्टिव फॉर्म में लगेगा, क्या नाउन फॉर्म में लगेगा, ये यहां पर ये बोल रहे हैं, तो उसको उस फॉर्म में ही आपको यूज करना है। ठीक, सो ये कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली माय ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट अलाइव टू टेल मी द स्टोरीज व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप। यहां पर अनफॉर्चुनेट वर्ड यूज हो गया, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब के फॉर्म में, अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है। फिर कह रहा है रीडिंग अ गुड बुक इज लाइक डैश विद अ ब्रिलियंट माइंड। तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकता, ब्रेव नहीं हो सकता, इंटरैक्ट। इंटरैक्ट वर्ड अच्छा है, पर यहां पर इंटरैक्ट का फॉर्म चेंज करेंगे तो लिखेंगे इंटरैक्टिंग, इज लाइक इंटरैक्टिंग। इंटरैक्टिंग यहां पे क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इज लाइक इंटरैक्टिंग, यहां पर ये मत सोचना कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, कह रहा है कि जैसा इंटरैक्ट करना। तो ये एक तो जेरेंड होता है और एक पार्टिसिपल होता है, इसको पार्टिसिपल के जैसे यूज किया, इंटरैक्टिंग विद अ ब्रिलियंट माइंड, इट्स अ पार्टिसिपल। यहां पर पार्टिसिपल जेरेंड नहीं है, ध्यान रखना। इंटरैक्टिंग इज अ गुड थिंग विच इज अ जेरेंड, तो इसके ऊपर भी डिफरेंस होता है ग्रामर में, वो हम पढ़ लेंगे आगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है अलोन इज नॉट इनफ, डिस्क्रिशन दे से इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वेलर। बहादुरी, ब्रेव नहीं होगा, ब्रेवरी होना चाहिए बच्चों। ब्रेवरी अलोन इज नॉट, बहादुरी अकेले नहीं चाहिए आपको। डिस्क्रिशन, आप वाइजली ये बात डिसाइड कर पाए कि यहां पर आपको हाथ उठाना है या आपको मुंह खोलना है, कि बोल करके आपको अवॉइड कर लेना उस लड़ाई को, तो ये आपकी डिस्क्रिशन शो करती है। इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वेलर, यही है आपकी सहनशीलता, बहादुरी, हिम्मत, है ना। अ हेल्दी सोसाइटी फंक्शंस ऑन डैश वैल्यूज, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक वैल्यूज होने चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यू कैसी होती है, जिसमें आप लोगों का, समाज का, नियमों का, कानूनों का ध्यान रखते हुए कोई काम करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। हेल्दी सोसाइटी किस चीज़ पे फंक्शन करती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है प्रजातंत्र, जहाँ पर कम्युनल वायलेंस ये और जैसा चाइना रशिया करते हैं वैसा थोड़ा ना होता है। फिर कह रहे हैं कि व्हाट वी नीड इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप इज, ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिविटी होती है इसका मतलब, तो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है, तो हम यहाँ पर ऑप्टिमिज्म यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखो आपके 5 नंबर, यहाँ से 30 नंबर, आपको लग रहा होगा अरे सर क्या आप कर रहे हो 30 नंबर, तब तो कर ही ले जाओगे, हम करेंगे 30 नंबर कहाँ मिलेंगे? अरे मिलेंगे भाई, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कशन करेंगे प्रॉपर। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मैं कह रहा हूं वो 70 में से भी आपको मैं 60 तक दिलवा दूंगा। और बताओ, प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, करोगे? क्वेश्चंस डेली करने करोगे? जो चीज बताइए वो फॉलो करोगे? जैसे बताऊंगा वैसे करना पड़ेगा, करोगे? 70 में से 60 दिलवा दूंगा। और अगर जितना बता रहा हूं उसमें दो स्टेप आगे करोगे, मतलब अपना दिमाग नहीं लगाओगे बट मेहनत उसमें 2 स्टेप आगे करोगे, 70 में से 65 नंबर तक भी ले जाओगे। और 30 में से 30 तो गारंटी दिलवा दूंगा। बताओ, अरे
95 मिलेंगे 100? मैं कह रहा हूं 100 मिलेंगे। मिलते हैं, असंभव कुछ नहीं दुनिया में, पर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बाबा है वो कहते हैं करने से होता है। देखो आगे लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं ही हैड लेफ्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मनी। देखो मनी है अनकाउंटेबल, एरर वाला क्वेश्चन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अग्री करते हो? ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन है तो हम क्या चेंज करें, नंबर की जगह लिख दें अ लार्ज अमाउंट। एरर ढूंढनी थी ना, अंडरलाइन करो। नन ऑफ द ब्रदर्स, नन ऑफ जो वर्ड होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की प्रॉपर कंडीशन को शो करता है, जिसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको सिर्फ रूल्स नहीं बता रहा हूं, आपको कंडीशन बता रहा हूं, इस तरह से आप यहां पर सेंटेंस को सेट कर सकते हैं। इसका आंसर हैव की जगह हैज आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये गलती ना हो आपसे, इसकी कोशिश कर लेना। फिर आगे लिखा है डज योर सन गो टू द स्कूल नाउ दैट ही इज 6 years old। देखो नाउ दैट इज 6 year old होता है, ना कि 6 years old होता है। ये सेंटेंस यहां पे गलत है। कुछ ग्रामर के बड़ी बेसिक चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप आगे अच्छा कर सको। क्या कह रहा है, आई डू नॉट नो हु आई कैन ट्रस्ट। देखो इसमें एक कंडीशन होती है जिसमें कि हु जो है इंट्रोगेटिव अगर ना बात करें हम लोग, एक इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन की कंडीशन होती है बच्चों, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन में हु जो है वो जो को शो करता है, मतलब एक होता है हु, होता है कौन, वो तो होता है क्वेश्चन पूछने वाला कौन, पर होता है जो। एक होता है हुम, तो एक हुम होता है क्वेश्चन पूछने वाला किसने या किसको, हुम किसको किसने, और एक हुम होता है जिसको जिसने। रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो जिसको जिसने हो जाएगा, जो जॉन सा जैसे कहते नहीं। तो कह रहा है आई डू नॉट नो हुम आई कैन ट्रस्ट, जिसको मैं मुझे नहीं मालूम मैं किसको ट्रस्ट करूं, जिसको ट्रस्ट करूं मैं उसको मैं नहीं जानता। ठीक है, हाउएवर फास्टली यू रन यू विल नॉट बी एबल टू ओवरटेक अ ट्रेन। मतलब कितनी भी तेज भाग जाओ आप जो है साउथ फिल्म के जो है रजनीकांत नहीं बन जाओगे, आप ट्रेन को पीछे छोड़ के आगे निकल जाओ। तो इसमें अंग्रेजी में फास्ट जो शब्द है वो दो तरीके से यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। एक तो फास्ट को हम एडजेक्टिव के जैसे यूज कर सकते हैं, और एक हम फास्ट को एडवर्ब के जैसे भी यूज कर सकते हैं। फिर क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि एलवाई की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप खाली फास्ट यूज करोगे तब भी आपका शब्द यहाँ पर एडवर्ब का सेंस दे जाएगा। फास्टली नाम का कोई शब्द क्योंकि होता नहीं इंग्लिश में। तो ये समझ आया कैसे हुआ। तो ये ग्रामर का एक और क्वेश्चन था जिसको ऐसे सॉल्व करना था। हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं बड़ा ध्यान से कि ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, और इसमें कह रहे हैं एंटोनिम्स बताना है आपको जो नीचे अंडरलाइन किए गए हैं शब्द। कह रहा है सॉरी आई रिमेंबर द अराइवल टाइम ऑफ द फ्लाइट बट नॉट इट्स डैश। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, सर इसको करना कैसे, एक बार थोड़ा अच्छे से बता दो। देखो इसमें एंटोनिम्स फिल करने हैं, ये फिलर्स के क्वेश्चन है, बट आपको अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, अंडरलाइन वर्ड है अराइवल। टाइपिंग में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से वर्ड्स हैं। डिस्करेज्ड, नोबल, रेकलेस मेडिकल प्रैक्टिशनर, वर्टिकल, ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं। ठीक है, अब इनका क्या करना है, एंटोनिम्स बताना है और इनका क्वेश्चन का आंसर करना है कि क्या इसके आंसर्स हैं। तो चलो मैं आपको एक एक बार करके बताता हूं, आप भी अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो। कह रहा है सॉरी आई रिमेंबर द अराइवल टाइम ऑफ द फ्लाइट बट नॉट इट्स डिपार्चर। अराइवल टाइम पता है बट डिपार्चर टाइम नहीं पता है। वाइल ऑल माई फ्रेंड्स डिस्करेज्ड मी माई पेरेंट्स एनकरेज्ड, का उल्टा एनकरेज हो गया। The ancestors of the family were always known for the noble acts. Noble का उल्टा क्या होता है, अनवर्दी, है ना, noble acts, but what this person has done is surely unworthy. With the reckless medical practitioners around, sometimes you feel dash is worth। इसमें reckless नहीं अंडरलाइन होना चाहिए था, वैसे disease अंडरलाइन होना चाहिए था, क्योंकि ट्रीटमेंट एक वर्ड है जो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इज वर्स दैन डिजीज, है ना, सही है। क्योंकि रेकलेस तो होता है कि लापरवाह, तो लापरवाह वर्ड यहाँ सूट नहीं कर रहा है, तो बेटर होगा हम लोग कहते हैं व्हाट विद दीज रेकलेस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अराउंड समटाइम्स यू फील ट्रीटमेंट इज वर्स दैन डिजीज। डिजीज हो गई बीमारी, उसका उल्टा हो गया ट्रीटमेंट।
तो बेटर होता अगर यहाँ पर हम लोग डिजीज को अंडरलाइन करते हैं और ट्रीटमेंट उसका आंसर लिख ले जाते हैं। फिर कह रहा है वर्टिकल लाइंस इन द डायग्राम इंडिकेट फूड ग्रेन्स आउटपुट ऑफ द कंट्री वाइल हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल तो आपको पता ही होगा है ना, एक हो गया वर्टिकल, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, समझ गए ऐसे। आउटपुट कंट्री वाइल द हॉरिजॉन्टल इंडिकेट्स द फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक तरीका हो गया यहाँ पर क्वेश्चन को आंसर करने का। और हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? ओके वेरी नाइस। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन का ये सेट हो गया। 5 क्वेश्चन कैसे हो रहा है? 10, 15, 20, 25 और 30। वेरी नाइस। 30 में से 30 स्कोर आपका बन गया, क्या बात है। आज आपने क्वेश्चन सॉल्व करे और 30 में से 30 सारे क्वेश्चन सही कर लिए ग्रामर के, विच इज द ग्रेट पार्ट यू कुड डू स्टूडेंट्स, है ना। बड़ी खुशी की बात है कि आपने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सही सॉल्व करे और लगभग आंसर सही है आपके। तो अब अगर हम यहाँ बात करें कि 30 सर हमने ये भी अच्छे से सॉल्व कर लिया और हमने जो अपना बस जो पैसेज है वो मैं ये जो ऐसे था वो लिख कर नहीं बताया, मैंने ऑलमोस्ट चीजें बता दी आपको कैसे लिखना कैसे। बट यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड कर दूं, आई अश्योर यू 100% कि हम लोग बहुत जल्द ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे जहां पर हम लोग ऐसे राइटिंग सीखेंगे। मैं आपको लिख कर बताऊंगा कि कैसे उनको लिखना है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली क्योंकि जो उसका कंटेंट जीएस का पार्ट है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर आपको ओवरऑल बताऊंगा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। वहां से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग तो यहाँ पर है नहीं, तो आप प्रेसी राइटिंग सीख सकते हैं। प्रेसी राइटिंग के अलावा पैसेज के क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं वो हम सीख सकते हैं। तो दिस वाज ओवरऑल व्हाट वी हैव टुडे इन दिस वीडियो, एंड आई बिलीव my dear favorite students that you have understood well that how to solve a question related to presi writing, to answer the questions related to passages. Apart from that, how to write an essay also I have told you in a very easy manner, in a very easy way. Apart from that, we have also understood how to answer the questions related to grammar. Grammar obviously requires your analysis, your understanding of the rules and the things which are required to solve a question related to grammar portion. But I insist you that in future, in coming time, we'll also have some lectures and videos related to that, which we will actually help us to improve us and fetch more marks. Thank you so much for watching. See you soon.